उस लड़की के बारे में बात करने के लिए हमें किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो भी हुआ उस पर गुस्सा आया, हमदर्दी भी जागी और लोग सड़कों पर उतरे। अब वो नहीं है, लेकिन हम सब वैसे तो कभी नहीं हो सकते जैसे उसके साथ हुए हादसे से पहले थे। अबुझ अनभिग हमें क्या, इस लिहाज से वो ना होकर भी एक सवाल के रूप में हमारे सामने है। यह सवाल हमें शर्मिंदा करता रहेगा। हमारा गुस्सा, हमारी हमदर्दी क्या हमें बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकती है, जिसमें औरत और मर्द होने के साथ साथ हमारे इंसान होने की मान्यताएं बराबर हों? वो 23 साल की थी, ठीक हर उस लड़की की तरह जो खुल के जीने की तमन्ना रखती है। उम्र के इस पड़ाव में उसने न जाने कितने सपने पिरोए होंगे, लेकिन वो सपने तस्बीह के दानों की तरह टूट कर बिखर गए। उसने दरिंदगी की वो इंतहा देखी जो हमने सुनी भी ना थी। आप उसके लिए सड़कों पर उतर आए, उसके लिए दुआ मांगी, हम खबरें दिखाते रहे। कई बार लक्ष्मण रेखा को भी पार किया, जिसका जवाब हमें देना ही होगा। खूब तमाशा हुआ। उधर वो अपने जख्मों से कुछ देर लड़ी, न दवा काम आई न दुआ। वो खत्म हो गई। शायद जिंदगी भी नहीं चाहती थी कि वो इस हाल में जिए। उसकी मौत पर बहुतेरों ने अफसोस जताया, सिस्टम को कोसा, चीख पुकार कर गुस्सा दिखाया, मोमबत्ती की रोशनी लेकर जमघट लगाया, उसके लिए फिर दुआ मांगी। वो समाज को आईना दिखा गई। वो हम में से एक थी, उन तमाम औरतों की नुमाइंदगी करती थी जिनके दर्द को न अखबारों में जगह मिली, न टीवी पर, न ही उनके दर्द का जिक्र पुलिस और अदालतों की कार्रवाई में हुआ। ये सवाल बार बार पूछा गया कि जब ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं, तो उसके नाम पर बवाल क्यों? बवाल इसलिए कि उसकी बेनामी उससे कहीं बड़ी है, उसके साथ जुड़ा मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। आज उसके नाम पर उठा जन सैलाब संवेदना से समझदारी तक का सफर तय कर सकता है। बहुत जरूरी है कि उसके नाम पर जमा हुआ गुस्सा उसकी जिंदगी की तरह जाया ना जाए। इंसाफ और सुरक्षा, ये दो शब्द नहीं, इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी मांगे हैं। इंसाफ वो जो चली गई, इंसाफ जिसके लिए वो लड़ी, इंसाफ उन तमाम औरतों के लिए जो इस तरह के हादसों के खौफ में जी रही हैं। दोषियों को सजा और औरत जात को डर और खौफ से मुक्ति, वो हमारे लिए सवाल छोड़ गई है। उसकी जिंदगी के हमारे लिए क्या मायने हैं? उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें हम किस तरफ खड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल, उसकी मौत हमारे लिए क्या मायने रखती है? प्रोफेसर पैम राजपूत, क्या मायने रखती है उसकी मौत? इससे पहले मैं अपनी बात कहूं, मैं उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। ये सारा हादसा और उसकी मौत क्या मायने रखती है मेरे अपने लिए, और मैं एक जो समाज का हिस्सा हूँ उसके लिए। अपने लिए तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं वुमेन्स मूवमेंट में कोई 4 दशक से काम कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और सब कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करके सब वो करा, और कभी लगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर इस हादसे ने झुंझोड़ा है ये सोचने के लिए कि वाकई हम आगे बढ़े, हम बहुत कहीं पिछड़ गए हैं। 1995 में जब हम बीजिंग कॉन्फ्रेंस गए तो हम ये नारा लगाते थे, लुक एट द वर्ल्ड थ्रू वुमेन्स आइज, और सब क्रिटिकल इश्यूज पे बात हुई। सब 195 देशों ने सब वो डॉक्यूमेंट को साइन किया, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था और हम सब वहाँ थे। तो लेकिन आज जब सोचते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं तो कहाँ हैं हम, बहुत पिछड़ गए हैं। तो मेरे लिए तो आज का एक ये भी था ये सोचने का कि आगे कितना काम करने को बाकी है। ये चीज़ ठीक है, हमने अपनी सारी बातों को गुस्से में भी कहा, भावनाओं में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन काम तो अब आगे करने का है, भावनाओं से कहीं उठ करके आगे जो है, और उस गुस्से को गुस्सा ना मान करके किस तरह से क्रियान्वित रूप में, एक्शन के रूप में समाज के लेवल पर और समाज के लेवल से एज प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के लेवल तक कहाँ तक काम करें हम।
तो मुझे लगता है कि एक तो ये सबसे बड़ी इस वक्त मुझे ये लगता है कि इस केस में तो हम सुन रहे हैं कि उसको जस्टिस होगा, लेकिन जो इतने हजार पेंडिंग केसेस पड़े हैं, क्या ये जो हमारी मूवमेंट अभी बनी है उनके लिए उतनी मूवमेंट बनी रहेगी, उतना सरकार के ऊपर दबाव बना रहेगा कि वो केसेस को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, कि सभी हमें हर प्रांत में काम करने की जरूरत है, मुहिम बनाने की जरूरत है कि सभी प्रांतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने और जितने पेंडिंग केसेस हैं रेप के केसेस, एक तो उनको जो है वो न्याय मिल सके। दूसरा ये कि सामाजिक तौर पर हम जो है ये जो सभी उठे हैं इस वक्त, क्या उनकी सोच में, क्या उनके व्यवहार में तब्दीली ला सके। मैं तो पंजाब की सिर्फ एक बात कहूंगी कि आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हो जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाइए, कहने का मतलब है कि वो एजुकेटेड तबका है या अनएजुकेटेड तबका है, वो अर्बन तबका है या रूरल तबका है, हर सेकंड वर्ड जो सेंटेंस होता है वो गाली के बगैर नहीं होता, वहीं से ही औरत की रिस्पेक्ट शुरू होती। सो जो इतनी बात हम कर रहे हैं, तो जितना बड़ा जनसैलाब उभरा है उसमें हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सेंसिटिविटी से, सेंसिबिलिटी का जो सफर है वो कैसे और कब शुरू करते हैं। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। जतेंद्र, मर्दां लई इस जो भी उन्हां दा समाज दे विच रुतबा है ते जिस किस्म दा उन्हां दा व्यवहार है ਉਹਦੀ ਪਰਚੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ सोसाइटी दे उत्ते, समाज दे उत्ते, परिवार दे उत्ते ते जिन्ना सोशल स्ट्रक्चर आ ते जिहड़ी स्टेट आ कि जे इन्हां दी कोई होंद है, सानू अपने होंद मतलब सानू तां एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टेट ये देखना चाहिए कि साडी एग्जिस्टेंस दे उत्ते सवालिया निशान लग गया इस वेले। सो मैनूं लगदा कि मौका जदों ये सारियां सवालों के उत्ते गल होनी चाहिए, जदों इस वेले जिन्ना लोग जो अज सड़कों के उत्ते तो सब तो यह मौका जो इन्हां गल्लां दे उत्ते, मुद्दों के उत्ते गल होनी चाहिए। तो मैनूं लगदा कि ये मुद्दा है कि जो मर्दां नूं सोचना पएगा कि भी असीं इंसान कहण लायक हैं या नहीं हाँ, जे हाँ तो सानूं की करना पऊगा। मीना, आप पूरे यूरोप में घूमती हैं, पूरी दुनिया आपने देखी है, इंग्लैंड में आप पढ़ाती हैं, फिलॉसफी और कल्चरल पॉलिटिक्स आप पढ़ाती हैं। इस किस्म के जो मुद्दे हैं उसको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट यहीं पर कर देना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में हो रही हैं, इट्स नो जस्टिफिकेशन कि वो हर जगह होती ही रहें। इन मुद्दों के ऊपर दूसरी सरकारें हैं वो किस किस्म के इनिशिएटिव ले रही हैं और कितनी उनकी कामयाबी नाकामयाबी है, उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली जरूर आपसे कुछ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जो हम जनरली जो देख रहे हैं उसमें मुझे कुछ बातें बहुत डिस्टर्ब की हैं पिछले कुछ दिनों में जब ये हादसा गुजरा है। पहली बात तो ये कि मुझे लगा कि लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो औरतों पर जो हिंसा की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई उसकी कोई क्विक सोल्यूशन नहीं हो सकती। अगर हम जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, आपने फास्ट कोर्ट की जैसे बात की, मुझे पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि अब ये मौका सोचने का कि किस तरह हमारी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हें एक साथ जोड़ के ही उनका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। किन प्रॉब्लम्स की आप बात करती हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल के पहले तो जिस तरह से हमारा औरतों के जरिए जो बचपन से जो हमारा औरतों के जरिए जो एटीट्यूड है, इन्होंने बात की कि हम जिस तरह से औरतों को देखते हैं, हम सब पंजाब में ही नहीं कहीं भी हम जैसे हम बड़े हुए हैं हमने देखा है कि अपने परिवारों में ही
हमारे चाचे ताए भाई बहन, जो मैं स्पेसिफिकली ऐसे रिश्ते से नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन भाइयों के दोस्त कह लीजिए, कोई भी, हर आदमी जिससे हम मिलते हैं वो पहले आपको एक चीज की तरह देखते हैं। बहुत कम आदमी हमारी लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमें हमारी सोच के पे ध्यान देते हैं, या हम जो बात कर रहे हैं वो सुनते हैं। हमारी बात सुनने से पहले वो हमारे शरीर की तरफ देखते हैं। ये हम सबका एक्सपीरियंस है ना, शुरू से ही एक्सपीरियंस है। तो एक तो ये बात है कि हम औरत होने के नाते हमें इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन जो आदमी है वो इस बात, बहुत कम आदमी है जो सेंसिटिव है इस बात में, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो। ठीक है, पहली तो ये है अपब्रिंगिंग की बात है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, किस तरह से हम मे बी स्कूलों के करिकुलम में या और किस तरह से हम इसको एड्रेस करें, कल्चर के जरिए किस तरह से हम इसे एड्रेस करें। दूसरा है कि जब कोई हादसा होता है, घरों में भी होता है, जब कोई वो हादसा होता है हम उसे किस तरह से जाहिर करें, किसे बताएं, कौन है हमारी बात सुनने वाला। घर में तो बहुत बार ये बातें होती है तो उन्हें ढका ही जाता है, कहा जाता है कि इसकी बात मत करो, या ये खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा। खुद अपने आप को इससे हटाओ, ना कि जो करने वाला से। ये जो आप ये बात कह रही हैं, इसके बारे में तमाम जो विद्वान हैं वो बातें करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये बात करके कि ये बहुत गहरी है और बहुत पुरानी है, हम कहीं ना कहीं ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बहुत पुरानी है या बहुत गहरी है तो ये लंबी देर चलेगी। हम इसके बारे में एक ऐसा जो एक निश्चय करना होता है कि एनफ इज एनफ। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, कि जैसे आपने पहले भी कहा कि और देशों में भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि होता रहेगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ, अगर कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं तो बदल सकती हैं कई बातें, है ना। तो जैसे और यूके का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि उन्होंने 2009 में एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर वी कैन हेल्प एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, इट्स अ स्ट्रैटेजी, उसके 3 हिस्से हैं, प्रिवेंशन है, प्रोविजन है, प्रोटेक्शन है। और हर एक के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें ये करना, और वो करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। अगर आप कहते हैं हमें उसके लिए उन्होंने बजटरी एलोकेशन का भी ध्यान रखा है कि हमें इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस एडवाइजर्स हमने रखने, तो उसके लिए 5 मिलियन पाउंड भी रखे हैं जी। वो सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से तो इसी लिहाज से देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो हमारे पूरे नेतागण, अलग अलग पार्टीज के लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सपोर्ट के लिए उन्हें कानून भी बनाना पड़ेगा, उसको लागू करने के लिए उनको अलग अलग प्रोविजंस, उनके लिए कौन लागू करेगा, उसके लिए कहाँ से फंड आएगा, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और हम आपके पास वापस आऊंगा अभी। सरिता, आप पूरे साउथ एशिया में घूमती हैं और इन दिनों आप लगातार ट्रैवल कर रही हैं, जब ये इंसिडेंट होता है तो आप क्या सोचती हैं? मैं मीना जी की एक बात आगे ले जाना चाहती हूँ, आपके सवाल पर आती हूँ, पर मीना जी की एक बात आगे ले जाते हुए कि जब हम कल्चर या अपब्रिंगिंग की बात करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि अपब्रिंगिंग में हम लड़कियों से क्या कहा जाता है जब हम बढ़ते हैं कि आपको संभल के रहना चाहिए, आप ऐसे कपड़े मत पहना करो, लड़कों के साथ ज्यादा बातें मत किया करो, बाहर नहीं जाया करो। ये मुझे लगता है इस बात से एक डर सा, एक फियर साइकोसिस जो हम कहते हैं वो बना रहा है। और जब ये दिल्ली रेप का जो किस्सा हुआ है और इसको जिस तरह से मीडिया ने कवर किया है, या मुझे पता नहीं ये उछाला है सही शब्द है या नहीं इस सिचुएशन में, बट जब मीडिया किसी रेप इंसिडेंट को 5000 बार मेरे टेलीविजन पर दिखाती है या मेरे न्यूज़पेपर के 15 के 13 पन्नों पर दिखाती है, सो वो डर और बढ़ जाता है। मैं और 50 बार सोचती हूँ घर से निकलने के पहले कि मैं 8 बजे जाऊं या नहीं। अगर मैं 9 बजे पहुंच रही हूँ तो क्या किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे पिकअप करने के लिए। यही सारी बातें 10 साल पहले शायद मैं कम सोचा करती थी। और जब मैं साउथ एशिया में ट्रैवल करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मुझे पहले ही सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं कैसे बातें करूं। तो मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो चुका है। और क्या अब मुझे वो, उसके बावजूद मुझे मेरे शारीरिक, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई बॉडी ऑल्सो, बट माई, आई एम सॉरी, आई एम स्विचिंग टू इंग्लिश, बट क्योंकि मेरे पर्सनल राइट्स का वायलेशन ऑलरेडी हो चुका है, and then how do I then protect my physical body
at a cost of giving up my personal freedom, at a cost of giving up my personal choice of कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, कहाँ जाऊं। मेरे शरीर को मुझे खुद प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ अधिकार अपने गिव अप करने पड़े हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। प्रोफेसर पैम राजपूत, इन्होंने दो जो सवाल, खासतौर पे जो राइट्स, कौन सा राइट आप अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा राइट सरेंडर करते हैं कि ये मुद्दा है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने कहा था कि मीडिया जो करता है, जैसे एज ए मीडिया पर्सन मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसा एक मुद्दा हमारे पास इतनी क्रूर हिंसा का हमारे सामने आता है, जो हमें लगता है कि एक बड़े ट्रेंड की रिप्रेजेंटेशन करता है, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे, उसके बारे में लगातार बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि जितनी एकेडमिक रिसर्च हैं जिनमें ट्रेंड के रूप में पेश किया जाता है कि इस एरिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इस एरिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसको जब कोई सरकार, जब कोई पॉलिसी मेकर सीरियसली नहीं ले रहा है, तो इन मुद्दों पर एक पब्लिक नैरेटिव लोगों के बीच में एक खड़ा करना कि ये हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। आप क्या सोचती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं स्टूडेंट रही हूँ मास कम्युनिकेशन की भी, और जब भी हम एनालिसिस करते रहे प्रिंट मीडिया का, पर्टिकुलरली पहले प्रिंट मीडिया ज़्यादा हुआ करता था, तो यही होता था कि जेंडर इश्यूज पर, स्पेशली क्राइम्स अगेंस्ट इश्यूज को कवर ही नहीं किया जाता। तो मुझे लगा कि ये एक इस बार जो है मीडिया ने बहुत एक अहम रोल जो है वो अदा किया है, क्योंकि टीवी जो है अब घर घर में है, घर घर की आवाज जो है उठी और उस आवाज को जो है रिप्रेजेंट किया है एक तरह का जी। और ये एक बहुत साधन मैं सोचूंगी हुआ है कि जिसने एक प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर जी, मीडिया ने। तो मुझे लगता है कि वो, चाहे इनकी बात ठीक है कि साइकोलॉजिकली इट अफेक्ट्स यू, स्पेशली द यंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं बिल्कुल, उनको जो बार बार वही चीज दिखाई जा रही है, पर मुझे लगा कि ऑन दी होल जो है मैं उसको 5-10% दे करके मतलब उसको करूंगी, लेकिन इस बार मीडिया ने बहुत ही सराहनीय जो है उसको जो है रोल जो है प्ले किया है। प्रोफेसर पैम राजपूत, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं परविंदर सिंह कितना नवा शहर तो बोल रहा जी, हेल्थ संस्था तो। हाँ जी, जी डिस्कशन थोड़ी चल रही है, ਇਹਦੇ मैं ये कहना चाहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश केस विच ये गल कही सी कि जदों भी कोई पुलिस दे कोल कोगनाइजेबल ऑफेंस दी शिकायत मिलती है तो उत्ते FIR की जाए जी। लेकिन पूरे पंजाब इवन के पूरे देश विच भी ये FIR नहीं की जाती। अजकल दिल्ली वाली घटना होने तो बाद जेडे इन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर शुरू किए है, ये बड़े यूजलेस ने, जो प्रैक्टिकली ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ 100 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ नहीं करती जी। थोड़ी गल बिल्कुल स्पष्ट होगी। थोड़ा साडे नाल जुड़न लई धन्नवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर पिंड पुटर तो बोल रहे हैं, मौका तो हरदेव सिंह प्रधान। हाँ जी, मैं एक गल पूछनी चाहना है भी जेडे पोलीटिकल बंदे है जिन्ना चेर थाणियां दे विच पुलिस दे विच आपदा दखल बंद नहीं करते उन्ना चेर ये जे रेप हुंदे रहणगे जी। पर एक सवाल ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਆਪ ਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਘਟਦੇ ਜੀ जी। तुसी साडे नाल जुड़े, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर पैम राजपूत, जो दिल्ली में हुआ उसके बाद अभी जो पटियाला का जो इंसिडेंट है उसमें पुलिस ने काफी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की है, तो अगर ऐसा एक मूवमेंट बिल्ड होता है और एक प्रेशर रहता है
तब कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। जैसे इस केस में 2 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया, 2 को सस्पेंड कर दिया गया। जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए गए हैं कि उन्होंने अबैटमेंट में वो दोषी उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तो इस जो प्रेशर है या पुलिस की जो बेटर परफॉर्मेंस है वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है? मैं यही कहना चाह रही थी कि ये अभी क्योंकि प्रेशर नेशनल लेवल पे बना हुआ था, इमीडिएट पंजाब का केस हुआ है तो वो प्रेशर थोड़ा काम किया है, नेशनल कमीशन भी हिला। पर एक अजीब सी बात, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ जी, अजीब सी बात है कि पंजाब का कमीशन पता नहीं है ही नहीं है जी शायद, और पंजाब स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का कहीं कोई अता पता ही नहीं है इन केसेस में, कहीं हमें सुनने को नहीं मिल रहा जी। मैम अगर आप ये बात कहती हैं, खासतौर पे जिनकी बात जो नेशनल वुमेन कमीशन में भी सुनी जाती है और इस तमाम इलाके के लोग भी सुनते हैं, तो ये बहुत मायने रखती है। मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी आगे चर्चा चलेगी। जी, हम उसी की बात कर रहे हैं और उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। जतेंद्र, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਜੀਨ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਾਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦਾਵੀ ਉਹ ਹੈਂਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਾ, ਇਹ ਜੋ ट्रेंड है
कि मतलब जब आप इशू को एड्रेस करते हैं तो उसमें विक्टिम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की और विक्टिम को ही कहीं ना कहीं पर एक जिसको हम कहते हैं कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैं जो इन्होंने अभी कहा उससे फर्दर ये बात अंडरलाइन करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी। मणिपुर और कश्मीर और छत्तीसगढ़ की बात ये है कि वहां पर वो लोग जिनकी जिम्मेवारी है कि वो वीक और वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन करें, वो ही बलात्कार करते हैं, वो ही बलात्कार करते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम किस पे हम विश्वास कर सकते हैं, किस पे डिपेंड कर सकते हैं। मुझे जो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ में और इंग्लैंड जाके ये लगा, सबसे पहला कि एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस आम आदमी या औरत, वहां पर औरतें भी बहुत हैं कांस्टेबल्स, वो हमें दोस्त की तरह नजर आते हैं और यहाँ पर हमेशा हम उनसे डर की तरफ से देखते हैं। तो ये तो बहुत ही भयंकर बात है कि जिन लोगों के हाथ में जिम्मेवारी है हमें प्रोटेक्ट करने की, हमें उन्हीं से डर लगता है। एग्जाम्पल्स यही है मणिपुर, कश्मीर और छत्तीसगढ़। असम राइफल्स हम पंजाब की बात करते हैं, अब तो ये पीसफुल एरिया है। जो अभी पटियाला में जो मुद्दा आया है उसमें आज एक अखबार में डिटेल लिखी है कि वो उस लड़की से पूछ रहे थे कि पहले क्या हुआ, पहले किसने क्या किया। ये सारे वो सवाल हैं जिनके बारे में हम दशकों से ये बात करते हैं कि जब आप पीड़ित से ये पूछते हैं तो पीड़ित को आप दोबारा विक्टिमाइज कर रहे हैं। जी जी जी। मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, वो पुलिस किसी स्टेट की भी हो, एस्टेब्लिश्ड है कि उनका बिहेवियर जो है इन केसेस में कैसा होता है। तो इसलिए आपके सब इस वक्त सवाल आपके यही है कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो एक तो ये बहुत पहले से है, लेकिन फिर से ये जरूरत है दोहराने की कि जितनी पुलिस एकेडमीज हैं उनके करिकुलम में जेंडर इश्यूज पे और जो स्पेशली जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जब हर कोई जाके स्टेटमेंट दे देता है, चाहे वो पुलिस मुखी हो चाहे को मंत्री हो, कि हम जेंडर को बहुत सेंसिटिवली देख रहे हैं, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट एनफ। दैट इज नॉट इनफ। दूसरा ये है कि कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, मैकेनिज्म बनाने की कि जो पीरियोडिकली ये देखें नीचे से लेवल, ऊपर को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले सारे आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड नजर आएंगे, जो नीचे से लेकर के जो है आपके पुलिस स्टेशन में उनकी जो बिहेवियर है, कैसे चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, क्योंकि उनकी जैसी ट्रेनिंग मिली होती है वो महिला भी वैसे ही बिहेव करती जैसे आदमी करते हैं। तो कोई एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि जेंडर इश्यूज पे जो है वो पुलिस स्टेशन वाले कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और एक सुझाव ये भी आया है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं इवन पुलिस स्टेशन में लगे होने चाहिए। और आपने एक हेल्पलाइन की शायद कॉलर ने बात की थी, तो मुझे लगता है कि हमने मंत्री जी को भी हमारे फ्रेंड्स ने सुझाव दिया कि शायद नेशनल लेवल पर जो है एक ऐसी हेल्पलाइन आनी चाहिए जहां पर हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर से भी वो लड़की जो है या महिला जो है जब वो करती है तो सारे जो है ना वो एक्टिवेट हो जानी चाहिए, सिर्फ ना कि सिर्फ उसी जगह पे। तो मुझे लगता है पुलिस स्टेशन में तो खास करके जेंडर सेंसिटाइजेशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के ऐसा होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड होगी। सरिता, बिल्कुल आखिरी मिनट है, आप बताइए कि अभी क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि मीडिया ने जिस तरह इस मैं बात फिर मीडिया की तरफ ला रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने ये कहा कि मीडिया ने इस बात को बहुत बार दिखाया है तो एक फेयर साइकोसिस क्रिएट किया है, बट एट द सेम टाइम एक दोहरी तलवार जो हम कहते हैं, तो मीडिया ये भी कर सकती है कि इसी इंसिडेंट को लेकर या ऐसे इश्यूज को लेकर हम सोसाइटी को कैसे ज्यादा सेंसिटाइज कर सकते हैं कि टू मेक इट मोर सेफ फॉर नॉट ओनली फॉर वुमेन बट मेन, चिल्ड्रन, एवरीबडी। मुझे लगता है कि मीडिया ना कि इस पर कंसंट्रेट करे कि हमने पहले ये खबर दिखाई कि वो सिंगापुर में पहले इसकी सिंगापुर को ये ले गए थे, ये खबर हमने पहले दिखाई, बल्कि मीडिया क्या ये कह सकती है कि हमने सोसाइटी को सेंसिटाइज करने के लिए क्या रोल हम ज्यादा प्ले कर सकते हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया है। आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच नहीं रही, जिंदगी और उसका साथ टूट गया, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई तमाम बातों का हमारी जिंदगी के साथ बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये रिश्ता अगर हम निभाएंगे तो हमारे बेहतर इंसान होने का रास्ता खुलता है। क्या तेरा क्या मेरा, क्या जुनून की वजह, तेरा सच मेरा सच, किसका सच्चा जाने किसका ये खुदा।
दे, जीने दे, जीने दे, जीने दे। We want justice! We want justice! जीने दे।